आज शाम विशाल फिर से मेरे सिर पर खड़ा था, जिद करते हुए, चलो यार आज भाभी ने गुजराती ढोकला बनाया है। वो बहुत आग्रह कर रही हैं। विशाल की आवाज में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे किसी खास मकसद के तहत ले जाना चाहता हो। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं और विशाल बचपन के दोस्त थे। हमारा ताल्लुक गुजरात के एक छोटे से गांव पोरबंदर से था। हमारे परिवारों में भी बहुत गहरा रिश्ता था। विशाल के पिताजी और मेरे पिताजी गहरे दोस्त थे और हम दोनों को एक साथ मुंबई भेजा था ताकि हम वहां अपना करियर बना सकें। हम दोनों मुंबई की एक ही कॉलोनी में अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे। विशाल की शादी अभी हाल ही में हुई थी और उसकी पत्नी सुरेंद्र पर्दा करती थी। मुझे विशाल के घर जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसकी मौजूदगी में सुरेंद्र बहुत घबराई हुई और शर्मिंदा सी रहती थी। उसकी घबराहट साफ दिखती थी, जैसे वो किसी बात से डर रही हो। मैंने कई बार विशाल को यह बात समझाने की कोशिश की, मगर वो इसे महज शर्मोहाया समझकर नजरअंदाज कर देता था। वो जबरदस्ती मुझे हफ्ते में 2-3 बार अपने साथ घर ले जाता था और मैं उसकी इस आदत से तंग आ चुका था। आज मैंने विशाल से कहा, नहीं यार, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। विशाल ने हैरत से पूछा, क्यों? क्या वजह है? फिर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोला, यकीनन तुम अपनी पत्नी राधिका के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। विशाल की इस बात में एक कड़वाहट छिपी हुई थी जो मैं महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि इस तरह तो यह मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने कोई और बहाना बना लिया। मैंने इनकार में सिर हिलाया और बोला, दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शायद मैं घर देर से ही पहुंचूंगा। विशाल ने सिर हिला दिया और उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता आई। यह तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसीलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम चले जाओ। उसने कहा तो यूं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मेरे माता पिता पोरबंदर में एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी पत्नी मुंबई में कंपनी की तरफ से मिले हुए एक फ्लैट में रहते थे। खैर, मैं विशाल से जान छुड़वाकर अपने घर पहुंच गया, मगर यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं जब भी ऑफिस से वापस लौटता था, राधिका को घर में ही पाता था। उसका यूं घर से गायब होना एक असामान्य बात थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं परेशानी के आलम में चौकीदार के पास गया और पूछा, खान साहब, बेगम साहिबा कहाँ गई हैं? कुछ बताकर गई थीं क्या? चौकीदार ने कंधे उचका दिए और बोला, साहब जी, वो तो सामान्य रूप से ही घर से निकली हैं, जल्दी वापस आ जाएंगी। सामान्य रूप से? मैं चौंक गया। क्या वो अक्सर बाहर जाती थीं और मुझे इस बात का पता ही नहीं था? मैंने और सवाल किए, क्या मतलब खान साहब? वो कहने लगा, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते। जब बीवी जी आएंगी तो उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। चौकीदार की बेरुखी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। मैंने सिर हिला दिया और अपने कमरे में वापस चला आया। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। मेरी पत्नी कहाँ जा सकती थी भला? 2 घंटे यूं ही गुजर गए और फिर विशाल का फोन आया। उसकी आवाज में वही चिंता थी जो उसके चेहरे पर भी थी, मगर इस बार वो ज्यादा बनावटी लग रही थी। वो कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया? डॉक्टर क्या कहते हैं? मैंने परेशानी से बोला, नहीं यार, आज पिताजी ने जाने से मना कर दिया। उनकी कोई महत्वपूर्ण सभा थी, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। विशाल की आवाज में एक चिंता और गुस्सा दोनों था। अबरार, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? मैं भी बहुत परेशान था, इसलिए गुस्से से बोला, पिताजी ने मना कर दिया तो क्या मैं उन्हें जबरदस्ती अपने कंधों पर उठाकर ले जाता? तुम भी हद करते हो यार। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था कि विशाल को मेरे झूठ बोलने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी पत्नी राधिका कमरे में दाखिल हुई। वो बहुत घबराई हुई थी और उसके चेहरे पर पसीने के कतरे थे। कहने लगी, अबरार, माफ कीजिएगा, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने इनकार में सिर हिलाया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वो कुछ शर्मिंदा सी दिख रही थी। मैंने पूछा, राधिका, तुम कहाँ गई थी? वो नजरें चुराकर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है उसके साथ। मैंने सिर हिला दिया और सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे नजरें चुराकर बात करे। खैर, उसने खाने का इंतजाम किया और हम खाना खाने बैठ गए। तभी राधिका ने कहा, अबरार, आप तो आज पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, फिर क्या हुआ? राधिका की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और न ही उनके चेकअप की कोई तारीख थी।
ये बात तो मैंने सिर्फ विशाल से बचने के लिए ऑफिस में कही थी, ताकि मुझे उसके साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी पत्नी को किसी तरह की परेशानी न हो। मैंने राधिका की तरफ देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वो बेचैन होकर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी, तो मुझे पता चला कि आप पिताजी को लेकर अस्पताल गए हैं, इसीलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने सिर हिला दिया। आज राधिका बहुत अजीब सी लग रही थी। उसके कहने और करने में अंतर था। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। चौकीदार की बातें मुझे बार बार परेशान कर रही थीं। मेरी पत्नी कहाँ जाती थी? मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि मेरी और राधिका की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। राधिका मेरे चाचा की बेटी थी और हमारी सगाई बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। राधिका तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। शादी से पहले जब भटकने का खतरा होता है, तब भी राधिका ने मेरे साथ वफादारी निभाई थी। अब तो फिर हमारी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। साजिदा बेगम और एक और गुप्त मुलाकात। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो विशाल ने मुझे आड़े हाथों लिया। तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने खास तुम्हारे लिए ढोकला बनवाया था। तुम जानते हो, मेरी पत्नी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं। मैंने कहा, यार विशाल, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था। वो पर्दा करती है। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूं तो उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें मुश्किल में डालना अच्छा नहीं लगता। विशाल कहने लगा, यार, मेरी पत्नी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना छोड़ दूं? मैंने इनकार में सिर हिलाया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। विशाल मेरी बात सुनकर हंसने लगा। वो बोला, अरे यार, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। लगता है राधिका भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि विशाल, मेहमानों को खाना खिलाने पर भी भगवान पुण्य देते हैं। मैं विशाल की बातें सुनकर हल्का फुल्का हो गया और बोला, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे न्योता दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। विशाल मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा कि विशाल की पत्नी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। इस बार विशाल कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने शाही पनीर बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तो यह सोचकर हैरान होता था कि विशाल की पत्नी को कैसे पता चलता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, विशाल ने मुझे न्योता दिया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि पूरे ऑफिस में विशाल की दोस्ती सिर्फ मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाता था। मैं विशाल के साथ उसके घर चला गया था। उसकी पत्नी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा भी पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी नजरें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज वगैरह रख रही होती थी तो बर्तनों के टकराने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए। तभी मुझे राधिका का ख्याल आया। मैं बोला, यार, तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं उसे कॉल करके बता दूं कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर विशाल के मुंह में निवाला फंस गया। मैंने जल्दी से उसे पानी का गिलास दिया, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं थम रही थी। फिर वो बोला, आबरार, अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर भाभी को फोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रोब खत्म हो जाएगा। उनको जरा अपना इंतजार करने दो। इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंसा और बोला, बस बस, अपने फलसफे अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। विशाल की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर कोई प्यास सी नजर आई, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैंने अपना मोबाइल उठाया और राधिका का नंबर डायल कर दिया। बेल बजने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फोन कान से हटाया। मुझे ऐसा लगा जैसे राधिका का मोबाइल किचन में बज रहा हो, मगर फिर आवाज थम गई। मैंने फिर से फोन कान को लगाया और बोला, राधिका कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज मुझे सुनाई दी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है? मैं तो घर में ही हूँ, आप बताएं कि आप कहाँ हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, यार, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं विशाल की तरफ आया हूँ। मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। राधिका ने हाँ में जवाब दिया तो मैंने फोन रख दिया। खाने से फौरिग होकर मैं अपने घर आ गया। मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने चौकीदार से पूछा, खान साहब, बेगम साहिबा आज बाहर गई थीं क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला,
जी, गई हुई थी। अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया। मैंने 1 घंटा पहले ही राधिका को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो राधिका मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है राधिका, तुम गुस्से में लग रही हो। वो रूठे लहजे में बोली, तो क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज रोज अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, राधिका, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्जाम किसी और पे लगा देता है। राधिका का चेहरा ठंडा पड़ गया था। वो घबराकर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंस दिया और बोला, अरे, मजाक कर रहा था। तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसके गले में बात ही फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैंने क्यों डरना है। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे एतराज़ात का जवाब देने के बजाय घुमा फिराकर बातें कर रहे हैं। मैंने राधिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, राधिका, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? राधिका कहने लगी, यह गलत हरकत होती है। पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं। वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ साझा किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब पति घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है या यह कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी पत्नी परेशान हो गई। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई और कहने लगी, न जाने इस विशाल के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती है कि जब आपको फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी। मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती है ना? और फिर वो मेरे सामने ऐसा असर क्यों देती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं है? आज मैं राधिका के साथ इस तरह की घुमा फिराकर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबराकर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उलटा मुझे ही कसूरवार ठहराकर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि राधिका जहाँ जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फर्ज बनता था कि मुझे इस बात का पता हो कि मेरी पत्नी कहाँ जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज से बढ़कर मेरी पत्नी की हिफाजत थी। मैं इन दिनों बड़ा परेशान रहने लगा था। विशाल ने भी मेरी परेशानी भांप ली। वो बोला, क्या बात है अबरार, आजकल तुम कुछ नाराज नाराज लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घुलता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस पिताजी की वजह से उदास हूँ। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं होता। और यह बात सच्चाई भी थी। विशाल कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा था। उसने बताया कि वो हर वक्त साय की तरह पिताजी के साथ रहता है, उन्हें लापरवाही करने से रोकता है। पिताजी की दवाई भी बदली गई है मगर वो ठीक नहीं हो रहे। विशाल बोला, यह तो बहुत परेशानी की बात है। मैं दुआ करूंगा, इंशाल्लाह कृपा होगी। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा बाजार तक चलते हैं। मेरी पत्नी के साथ करवा चौथ का त्योहार है। मैं उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ। मैंने इनकार में सिर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर वो विशाल ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा। मैं झुंझला गया और बोला, ये क्या, तुम छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जिद करते रहते हो? कभी कभार दूसरे की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। विशाल बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे तोहफा लेने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा। सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। वो एक बिच्छू की तरह मुझसे चिपक कर ही रहता था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब विशाल के साथ दोस्ती की थी। वो निहायत अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता था। वो तो बस चाहता था कि उसकी ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से विशाल ने मेरी नाक में दम कर रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त थे, सिर्फ मैं ही नहीं था। फिर भी न जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मुंबई की सबसे मशहूर काला घोड़ा मार्केट में गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के लिए पायल लेना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन लूं। मैं अभी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत पायल पर पड़ी। वो इतनी नाजुक थी कि देखकर दिल खुश हो गया। मैंने कहा, यह ले लो, भाभी को पसंद आएगी। विशाल ने मेरी पसंद की पायल खरीद ली और फिर हम घर आ गए। आज राधिका घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। राधिका मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हाँ हूं में ही जवाब देता रहा।
फिर वो बोली, अबरार, आपकी विशाल के साथ दोस्ती कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और राधिका की शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह हर बातचीत में विशाल को ले ही आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। न जाने वो विशाल में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैंने बताया, विशाल से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले ही हुई है। हमारी शादी के बाद हुई थी। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त वो मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ क्योंकि उसकी पत्नी शर्मो हया से पर्दा करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर ये विशाल तो मेरी बात समझता ही नहीं है, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। राधिका जल्दी से बोली, किसी के प्यार और मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सिर हिला दिया। आज मैंने पूरी विस्तार से राधिका को विशाल के बारे में बताया था। तभी राधिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अबरार, अगर आपको कभी पता चले कि विशाल ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? राधिका के सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने पूछा, किस तरह का धोखा? कारोबार के मामलों में या निजी जिंदगी में? राधिका बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके दिल पर डाका डाल ले, आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो, मगर उसको विशाल आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? मुझे राधिका के इस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। राधिका और विशाल के बहुत से टुकड़े एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और अब उसका यह सवाल। मैंने कहा, राधिका, जो चीज मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर विशाल के पास नहीं जाएगी। राधिका बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप विशाल के साथ क्या व्यवहार करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर करवट बदली और बोला, तुम क्या बेकार के सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। राधिका सख्त नाराज हो गई, मगर फिर भी वो कुछ कहे बिना ही रसोई घर में चली गई। मैं अपने आप में ही जलता रह गया। अब मैं चाहता था कि हर चीज, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल बेनकाब होकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सिरा नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस राज्य से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे राधिका पर सख्ती करना पड़ी तो भी मैं बाज नहीं आऊंगा। मगर मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वो मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती थी। हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो यह देखकर मेरी जान निकल गई कि राधिका ने वो पायल पहनी हुई थी जो कल विशाल मेरे साथ जाकर अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। मैं उस पायल को देखकर दंग रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि विशाल और राधिका का आपस में कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। मैंने कहा, राधिका, तुमने यह इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पाँव पर बहुत अच्छी लग रही है। मैंने जानबूझकर साधारण अंदाज में कहा था ताकि राधिका चौकन्नी ना हो जाए। वो मुस्कुराकर बोली, अबरार, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना तो मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे यह दी है। मैंने सिर हिला दिया। अगले दिन मैंने विशाल से कहा कि आज मैं तुम्हारे घर रात का खाना खाने आऊंगा। अपनी पत्नी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। विशाल बहुत खुश हो गया और उसने फौरन ही जरा दूर जाकर अपनी पत्नी को फोन कर दिया। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैंने विशाल से चोरी छुपे ऑफिस से निकल आया और उसके घर की तरफ चल दिया। मैंने अचानक ही दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। सामने का नजारा देखकर तो मुझ पर कयामत ही आ गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी पत्नी जिया बैठी थी। जिया ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी। मैं गुस्से से भरे कदमों के साथ आगे बढ़ा और बोला, जिया, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? जिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, अबरार, मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, अबरार, आप तो जानते हैं कि आपके चाचा के यहाँ 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई थीं। दोनों हम शक्ल भी थीं और हम उम्र भी। आपकी सगाई राधिका के साथ हो गई थी। वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई तो वो कुछ बेचैन सी हो गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे बार बार पूछा मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो राधिका घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने यह बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी के साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर कयामत आ गई थी। पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, जिया, तुम हमारी इज्जत बचा लो। राधिका की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात मानना पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने यह नाटक रचा कि जिया दिल का दौरा पड़ने से मर गई है। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक राधिका बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन विशाल घर दावत पर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे राधिका के साथ शक्ल मिलने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर उसने राधिका के साथ जिक्र किया तो राधिका ने मुझे कॉल की और हमारा संपर्क हो गया।
और यूं विशाल आपको जबरदस्ती अपने घर इसीलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त गुजारने को मिल जाता था। आप और विशाल लॉन में बैठ जाते, मैं और राधिका उसके कमरे में होती थी। फिर आपसे पहले ही मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपकी ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसीलिए नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाए। अगर आप घर आ जाते तो मुझसे पूछताछ करते कि तुम कहाँ गई थी, तब मैं आपको क्या जवाब देती? खैर, जिस दिन आपने विशाल के घर जाना होता था, वो मुझे फ़ोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इसी तरह आपको भी कभी पता नहीं चला। इतनी देर में असली राधिका भी रसोई घर से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो अबरार। मैं विशाल से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और रहती आपके साथ, तो ये बड़ी ज़्यादती होती आपके साथ। इसीलिए मैं घर से भाग आई। आपको जिया की शक्ल में मुझसे अच्छी पत्नी मिल गई है। कृपया मेरे किए की सज़ा इसे मत दीजिएगा। मैंने जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने विशाल के साथ बोलचाल बंद कर दी है, जबकि जिया हर रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं विशाल और राधिका के साथ सुलह कर लूं, मगर मैं अभी किसी नतीजे पर पहुंचने में असमर्थ हूं। अब आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? विशाल और राधिका को माफ़ कर देना चाहिए या उनसे रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए?